हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। बच्चों, टेस्ट नंबर 15 का हम लोग वीडियो सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक का सॉल्यूशन भेजा था। आज उससे आगे बढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ओके, बिना लेट के बेटा शुरू करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। देखें, क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा कुछ ये डायग्राम बना के दिया है। कहा कि इन दी फिगर ये सिस्टम ऑफ 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस 10 वोल्ट बैटरी। ये 4 कैपेसिटर्स बच्चों लगे हैं और 10 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है। चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम स्विच यस के थ्रू कितना चार्ज फ्लो होगा व्हेन इट इज क्लोज्ड। ऑप्शन दिया ए से बी से ए ऐसे करके दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेन चीज ये वाले डायग्राम से है। सब लोग देखो, ये वाले डायग्राम को मैं अलग से निकाल लेता हूं। ये वाला डायग्राम जो हमारा बना हुआ है, ये हिस्सा देखो सब लोग। यहां पर बच्चों अभी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि ये दोनों कैपेसिटर्स जो ऊपर से दोनों कैपेसिटर लगे हैं, 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, बेटा ये दोनों सीरीज में है। यहाँ पर ये दोनों कैपेसिटर्स यहाँ सीरीज में है और इसी तरह नीचे भी दोनों सीरीज में है। तो होगा क्या, जो चार्ज इसके पास होगा वही चार्ज इसके पास होगा, जो चार्ज इसके पास होगा वही चार्ज इसके पास होगा। अब बेटा देखो, यहाँ पे चार्ज की जहां तक बात है, इधर से देखिए प्लस जुड़ा हुआ है, यहां से बच्चों प्लस जुड़ा हुआ है, देखें ध्यान से प्लस, और यहां से माइनस। तो जितना यहाँ प्लस होगा उतना यहाँ माइनस, जितना यहाँ प्लस होगा उतना यहाँ माइनस, इसी तरह प्लस माइनस यहाँ भी होगा। तो यहाँ चेक नहीं करना है, सिंपली आप देख रहे हो सीरीज में है, तो पॉइंट ये के करस्पॉन्डिंग नेट चार्ज 0 होगा। यहाँ जितना माइनस उतना यहाँ प्लस होगा। तो यहाँ पॉइंट ए पर मैं पूछूं चार्ज कितना है, तो पॉइंट ए पर चार्ज की वैल्यू 0 होगी। और पॉइंट बी पर मैं चार्ज पूछूं, जितना इधर से प्लस उतना इधर से माइनस, तो यहाँ पर भी चार्ज 0 है। अभी की स्थिति ये है जब स्विच हमारा ऑफ है, मींस ओपन है तब। अब क्या होगा अगर मैं स्विच को ऑन कर दूं, तो जरा देखें बच्चों, स्विच को मैं ऑन करने जा रहा हूं। ये हमारा डायग्राम था, यहां पर स्विच को ऑन करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी इसको मैं यहां रख देता हूं, यहां पे, और स्विच को फिर से ऑन करके चेक करता हूं क्या होगा। देखो बच्चों, जब मैं स्विच को ऑन करूंगा तो कहानी में क्या ट्विस्ट आएगा, देखें सब लोग। मेरे प्यारे बच्चों, सपोज करिए स्विच को मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने का मतलब ये दोनों मिला दिया, तो ऐसा करते ही फिर से चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होगा, क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर जो अभी सीरीज में ये और ये थे, ये और ये सीरीज में थे, ऐसा कंडीशन था। अब ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। इन दोनों का पैरेलल अगर देखा जाए बेटा, 3 और 2 का पैरेलल हमारे पास इनका मिला करके आ जाएगा 5। दिस इज 5 माइक्रोफैराड। इसी तरह से इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मिला के आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड। अब देखो, यहां पैरेलल में ये 5 माइक्रोफैराड और ये 5 माइक्रोफैराड, ये दोनों बच्चों सीरीज में आ जाएंगे। 10 वोल्ट में से 5 वोल्ट ये वाले ग्रुप को मिलेगा, 5 वोल्ट ये वाले ग्रुप को मिलेगा। तो यहां पर मैं पूछूं इसको कितना मिलेगा, बच्चों ये 5 वोल्ट पा जाएगा, और इसको कितना मिलेगा, ये भी क्या पा जाएगा, 5 वोल्ट। अगर इस ग्रुप पैरेलल ग्रुपिंग को मैंने 5 वोल्ट दिया, तो 5 वोल्ट बेटा 5 वोल्ट इसके पास भी होगा और 5 वोल्ट इसके पास भी होगा। सिमिलरली यहां पर 5 वोल्ट यहां भी होगा, 5 वोल्ट यहां भी होगा। अगर यहां 5 वोल्ट होगा तो इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू आ जाएगी Q इक्वल टू CV। C यहाँ 2 माइक्रोफैरड है और V यहाँ 5 है, तो 10 माइक्रो कूलम का चार्ज यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर बच्चों इसी तरह से यहाँ निकालेंगे 5 इंटू 3, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास C इंटू V, 3 इंटू 5 मीन्स
15 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ आ जाएगा। 10 माइक्रोकूलम का मतलब हुआ यहाँ प्लस 10 माइक्रोकूलम होगा तो यहाँ माइनस 10 माइक्रोकूलम होगा, यहाँ प्लस 15 माइक्रोकूलम होगा तो यहाँ माइनस 15 माइक्रोकूलम होगा। अब देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे इसके पास कितना होगा, 5 वोल्ट ये पा गया और यहाँ 3 माइक्रोफैरड है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15 माइक्रोकूलम का चार्ज और इसके ऊपर 5 इंटू 2 दैट मीन्स 10 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ आ गया। 15 माइक्रोकूलम में इसके पास होगा प्लस 15, इसके पास होगा बेटा माइनस 15 और इसके पास 10 में से ये होगा प्लस 10 और ये होगा माइनस 10। अब सोचो पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग चार्ज कितना हुआ, जहां पर जीरो चार्ज पहले हुआ करता था पॉइंट ए पर, वहां पर चार्ज की वैल्यू आप देखिए कितना आ गया, यहां पर जीरो की बजाय इधर से देखिए प्लस 15 और इधर से माइनस 10, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस 5 माइक्रोकूलम। इसी तरह यहां देखो इधर से बच्चों प्लस 10 और इधर से माइनस 15, तो यहां पर आ जाएगा माइनस 15 माइक्रोकूलम। यहां जीरो था, यहां जीरो था, लेकिन यहां जहां जीरो था माइनस 5 माइक्रोकूलम आ गया और यहां जहां जीरो था प्लस 5 माइक्रोकूलम आ गया। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि निगेटिव चार्ज का फ्लो यहां से यहां हुआ हो, यहां पर इलेक्ट्रॉन के रूप में बेटा 5 माइक्रोकूलम के बराबर चार्ज यहां ए टू बी आया होगा, लेकिन क्योंकि चार्ज का फ्लो मींस पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, तो 5 माइक्रोकूलम का चार्ज मैं कहूंगा बी से ये गया होगा। तो इसका करेक्ट जो चॉइस होगा 5 माइक्रोकूलम चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। तो यहां के अंदर बच्चों 5 माइक्रोकूलम चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, पहला ऑप्शन यहां के अंदर करेक्ट हो गया। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल है बेटा, यहां पर इस डायग्राम से रिलेटेड सवाल है, देखें कहा गया द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन सराउंडिंग द ओरिजिन इज यूनिफॉर्म एंड अलोंग एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यूनिफॉर्म है और एक्स एक्सिस के अलोंग है। A small circle is drawn with the center at the origin। यहाँ पर एक स्मॉल सर्कल, छोटा सा सर्कल ड्रा किया गया है और इसका सेंटर ओरिजिन पे रहा होगा, अच्छी बात है। यहाँ पे एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट कट हो रहे हैं, एक्सिस ऐसे रहा होगा बेटा, देखो एक्सिस यहाँ पर ऐसे कुछ रहा होगा। अगर एक्सिस में बनाने जाऊं तो एक एक्सिस ऐसे रहा होगा, एक एक्सिस ऐसे रहा होगा, इस पे बी और डी आए होंगे, और एक एक्सिस ऐसे रहा होगा जिसपे ए और सी मिले होंगे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा एक्स के अलोंग है और यूनिफॉर्म है। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए, इनके कोऑर्डिनेट्स वगैरह बता दिए गए हैं, चलो ठीक है, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट बता दिया गया है a,0, इसका कोऑर्डिनेट बता दिया गया 0,a, ठीक है, सब दिख रहा है। कहा गया देन पोटेंशियल इज मिनिमम एट, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाने पर पोटेंशियल घटेगा, यानी कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल सी पर होगा और सबसे कम पोटेंशियल ये पर होगा। बी और डी पर पोटेंशियल बराबर होगा। यहाँ के अंदर बच्चों पूछा मिनिमम पोटेंशियल कहाँ होगा, मिनिमम पोटेंशियल हमारा आ जाएगा पॉइंट ए पर। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पॉजिटिव पोटेंशियल जहां तक होता है बेटा वो डिक्रीज होता है, पॉइंट ए पर पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम होगी, ऑप्शन ये। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर, रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर, कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। हमसे कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी कॉपर वायर, कॉपर वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों ये मान लो कोई सा कॉपर वायर है, यहां पर ये कॉपर का वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात किया है, इसका क्रॉस सेक्शन में बना देता हूं। इसका बच्चों जो क्रॉस सेक्शन रहा होगा वो सर्कुलर रहा होगा, ऐसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, समझिए सब लोग। यहां पर इसके अंदर करंट जाने की बात किया, चलो किसी बैटरी से जोड़े होंगे और इसके अंदर करंट वगैरह फ्लो कर रहा होगा। तो अगर मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस इसको दिया है, अगर बच्चों इसको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस V दिया है,
तो करंट I की वैल्यू हो जाएगा V बाई R, अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो। अब V के जगह पर मैं लिख सकता हूं, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है, इसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है और इसका लेंथ सपोज करिए L हो, तो V के जगह पर सिंपली मैं कोरिलेट कर सकता हूं E इंटू L डिवाइडेड बाई R। R को आप लिख लो रो L डिवाइडेड बाई ये, यहां के अंदर L कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया E डिवाइडेड E मल्टीप्लाइड बाई ये डिवाइडेड बाई रो। ये हमारे पास आ गया करंट की वैल्यू। I वुड बी हियर E इंटू ये डिवाइडेड बाई यहां पर आ गया रो। हमसे पूछा गया है कि यहां आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कॉपर वायर के अंदर कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगा I इंटू रो डिवाइडेड बाई ये। इन तीनों पैरामीटर्स की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है, रख देते हैं। करंट 1 एम्पियर है, करंट के जगह पर बेटा 1 रख दिया। रेजिस्टिविटी हमको दिया है रो की वैल्यू 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ये हो गया बेटा 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8 आ जाएगा ओम इंटू मीटर डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर। 2 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करो, यहां पर आ जाएगा 10 की पावर माइनस 6, मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1.7 बाई 2 इंटू 10 की पावर यहां के अंदर आ जाएगा माइनस 2, 1.7 को लिख लेते हैं 17 इंटू 10 की पावर माइनस 1, इसमें जाके मिलके 10 की पावर माइनस 3 बना दिया। ये आ गया बेटा 8.5 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 3। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा, यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। तो आंसर इसका आ गया 8.5 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 3 वोल्ट पर मीटर, यानी ऑप्शन यहां के लिए आ गया बच्चों सी। ठीक है, ओके। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने। कहा गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन एक्स डायरेक्शन एग्जिस्ट इन ए रीजन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किसी रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ एक्स वाई एक्सिस का कंपैरिजन कराया है। तो देखें, सपोज करो बच्चों ये एक्स एक्सिस हो और मान लीजिए यहाँ पर कहीं वाई एक्सिस ऐसे एग्जिस्ट कर रहा हो। देखें सब लोग, यहाँ पे एक्स और वाई दो एक्सिस मैंने बना दिए। हमसे कहा गया लेट ए बी दी ओरिजिन, कहा मान लो पॉइंट ये कहीं पे है और पॉइंट ये को सवाल बोल रहा है ओरिजिन, यहां पर ये को ओरिजिन मान लिया। एंड बी बी दी पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू प्लस 1 सेंटीमीटर। यहां पर सपोज 1 सेंटीमीटर यहां बहुत जल्दी कहीं मिल जाएगा, थोड़ा दूर दिखा देते हैं। ये बी रहा, यहाँ एक्स की वैल्यू पॉइंट प्लस 1 सेंटीमीटर है, ऐसे थोड़ा दूरी ज्यादा लेके दिखा रहे हैं ताकि आपको समझा पाए। मेरे प्यारे बच्चों फिर सी के बारे में बोला गया, सी बी दी पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस वेयर वाई इक्वल टू पॉइंट प्लस 1 सेंटीमीटर। यहां पर बच्चों एक पॉइंट सी होगा और यहाँ y की वैल्यू 1 सेंटीमीटर प्लस में होगा, यहाँ x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर प्लस में होगा। हमसे कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलोंग है। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और यूनिफॉर्म है। यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल हमारा ए और सी दोनों पर बराबर होगा। ज्यादा क्या, दोनों पे बराबर होगा, बी पर कम होगा। यहाँ पोटेंशियल ऑफ ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो पहला ऑप्शन करा वीए लेस देन वीबी, गलत बात है। वीए ग्रेटर देन वीबी, हाँ ये बात सही हो गया, वीए ग्रेटर देन वीबी। वीए लेस देन वीसी, नहीं सर। यहाँ के अंदर वीए ग्रेटर देन वीसी, नहीं सर। वीए वीसी दोनों बराबर हैं। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए मूव करते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 20। यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर मीडियम इज 3 माइक्रोफैरड।
with the introduction of a dielectric medium between the plates the capacitance become 15 microfarad। तो हमसे कहा गया है कि बताइए यहां पर परमिटिविटी उस मीडियम का क्या रहा होगा। कोई कैपेसिटर के अंदर जब एयर है तो उसकी कैपेसिटी बताई गई है कि सर ये 3 माइक्रोफैराड है, और जब उस कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया तो उसकी कैपेसिटी के इंटू सी नॉट हो गया होगा, जो कि बताया गया सर 15 माइक्रोफैराड हो गया। इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो बेटा के की वैल्यू आपको पता चल जाएगा, आ जाएगा 5। देखिए 5 गुना 5 टाइम्स बढ़ गया तो के की वैल्यू 5 रहा होगा। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसको लिखेंगे अपसाइलन अपॉन अपसाइलन नॉट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एक ही बात होती है बेटा, ये हो गया अपसाइलन डिवाइडेड बाय अपसाइलन नॉट इक्वल टू यहां के अंदर आ जाएगा 5, और इस तरह से अपसाइलन की वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू अपसाइलन नॉट। अपसाइलन नॉट की वैल्यू होपफुली आपको याद होगा, ये होगा 5 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 12। एसआई में ये वैल्यू होती है अपसाइलन नॉट की। यहां पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा यहां पर बच्चों 8 5 जा 5 5 जा 25, और यहां पर हो गया 40 प्लस 5, यहां के अंदर बच्चों 45, और यहां पर ये कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा, यहां पर इतना इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 12। अब ऑप्शन में जाएं तो 4 4 से एक ऑप्शन शुरू हो रहा है, यहां पर बच्चों 2 पावर अगर मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं आ जाएगा 0.44 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 12 दिस मच, माफ करिएगा 10 की पावर माइनस ऑफ 10 दिस मच कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से ऑप्शन जो हमको मिलेगा वो मिल जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा हमसे कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज रेटेड पावर ऑफ 50 watt and 100 volt. Okay, it is used on an AC source of this much. AC source बेटा 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज का है। A choke has to be used in series with it. कहा गया what should have an inductance of, कितना इंडक्टेंस उसके पास होना चाहिए। एक कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है और इलेक्ट्रिक बल्ब को यहां पर बताया गया कि इसकी जो रेटिंग है वो है 50 वाट 100 वोल्ट, 50 वाट 100 वोल्ट, और यहां पर जो उपलब्ध सप्लाई है, जो अवेलेबल सप्लाई वोल्टेज हमारे पास उपलब्ध है वो ऐसे है बच्चों, दिस इज 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई उपलब्ध है, 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज ये उपलब्ध है। देखो क्या होगा कि अगर इसको डायरेक्टली मैं कनेक्ट कर दूं तो दिक्कत ये होगी कि 200 वोल्ट इसे मिल जाएगा जबकि चाहिए 100 वोल्ट। ठीक है, 100 वोल्ट चाहिए है, 200 वोल्ट एप आ जाएगा, तो यहाँ बल्ब फ्यूज हो सकता है। कोई ऐसी व्यवस्था करें कि वोल्टेज बढ़ जाए। यहां पर उसने कहा इसके लिए एक व्यवस्था किया जा रहा है चोक का। चोक को इंडक्टर समझो बच्चों, इसका कोई इंडक्टेंस होगा, इसका कोई एक्सियल होगा। अब अगर ये बल्ब अपनी परफेक्ट पावर रेटिंग से ग्लो करेगा तो ये पक्का है ये 100 वोल्ट पाया होगा। तो ये कितना पाया होगा सवाल ये उठा। अगर डीसी होता तो सीधे सीधे मैं जोड़ लेता, 100 यहां खर्चा हुआ 100 यहां, सीधा काम चल जाता, लेकिन एसी है तो एसी के केस में रिजल्टेंट वोल्टेज एक तरह से इसको रेजिस्टेंस ट्रीट करिए बल्ब को, ये इंडक्टर हो गया, आरएल सर्किट जैसा हो गया, तो हो जाएगा वी आर का स्क्वायर प्लस बेटा वी एल का स्क्वायर। देखो सब लोग यहां पर ये है 200 और यहां पर आपके पास वी आर आपका है 100। मान लो परफेक्ट वोल्टेज अपना वो पा रहा है जितना पाना चाहिए था, और यहां के अंदर बच्चों आ जाएगा वी एल का स्क्वायर, तो वी एल का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 200 का स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 100 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर ऐसा कुछ मिलेगा। एक ब्रैकेट में आ जाएगा 200 प्लस 100
और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 200 माइनस 100, यानी कि ये हो जाएगा 300 इंटू 100। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे तो VL की वैल्यू सॉल्व करने पर आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 4। तो सॉल्व करने पर आ जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू 10 की पावर 2, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, ये VL की वैल्यू हो गई। अब VL की वैल्यू होगी I इंटू XL। ध्यान से सुनिए, VL की वैल्यू बेटा यहां के अंदर आ जाएगा I इंटू XL। देखें, VL के जगह पर हम लिख लेते हैं I इंटू XL इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू 10 की पावर 2। सुनिए ध्यान से, करंट कितना होगा ये भी पता लगाना है। अगर ये अपनी परफेक्ट पावर रेटिंग से, वोल्टेज रेटिंग से काम कर रहा है तो इसके अंदर करंट कितना रहा होगा, बल्ब में जरा निकालो, पावर 50 और यहां पर वोल्टेज आई की वैल्यू P बाई V हो जाएगा 100, यानी 1/2 एम्पियर। ठीक है बेटा, यहां के अंदर 1/2 एम्पियर का इसके अंदर करंट जा रहा होगा, पावर अपान वोल्टेज के हिसाब से क्या आ गया बच्चों, 1/2 इंटू XL इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू 10 की पावर 2। इसका मतलब XL हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू 10 की पावर 2। देखें, जो हमारा XL है वो होगा ओमेगा L के बराबर। यहां के अंदर बच्चों XL को मैं लिख देता हूं ओमेगा, ओमेगा का मतलब 2 पाई F इंटू L। ये आ गया 2 इंटू 10 स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू 10 की पावर 2। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां से 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, L की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू 10 की पावर 2। दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई पाई इंटू F। पाई के जगह पर 3.14 और फ्रीक्वेंसी के जगह पर 50 हर्ट्ज, जो फ्रीक्वेंसी सप्लाई दी गई है वो बच्चों 50 हर्ट्ज है। ये पूरा आप सॉल्व करके आंसर निकालना बेटा, ये आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1.1 हेनरी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1.1 हेनरी, और इस तरह से ऑप्शन जो यहाँ मैच करेगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। अगला सवाल यहां पे है कैपेसिटर से। देखें, कहा गया 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। कुछ 2 प्लेटें हैं ऐसे रखे हुए हैं, ये पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस कैपेसिटर इज गिवन क्यू चार्ज। कैपेसिटर को क्यू चार्ज देने का मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां पर कैपेसिटर के एक प्लेट पर यहां प्लस क्यू रहा होगा तो यहां पर माइनस क्यू रहा होगा, ऐसा कुछ। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आ जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर देखोगे तो आ जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू यहां के अंदर बच्चों हो जाएगा क्यू बाई ए, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ गई। अगर कोई यहां के अंदर कहा गया है पॉजिटिव चार्ज स्मॉल क्यू जिसका मास m हो, रिलीड फ्रॉम ये पॉइंट नियर टू द लेफ्ट प्लेट। लेफ्ट प्लेट के आसपास कोई यहां पर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू अगर रिलीज किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा और ये पॉजिटिव चार्ज मूव करते हुए जाएगा, अगले वाले प्लेट को कोलिजन करेगा। तो सवाल है कितना टाइम लेगा राइट प्लेट तक पहुंचने में, टाइम कितना लिया जाएगा इसके द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मैं प्लेट ए से प्लेट बी तक यहां लगा देता हूं गैलीलियो जी का इक्वेशन। तो यहां पर बच्चों हमारे पास हो जाएगा टाइम कितना लिया जाएगा, ये पूछा गया है। ये से बी तक जाने में और ये से बी का सेपरेशन डी है, तो मैं यहां यूज कर लेता हूं यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, u यहां पर 0 है, यस के जगह d हो गया हाफ ए के जगह पर। ध्यान दीजिए, चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है बेटा वो m इंटू ये होगा और वही इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल q इंटू ई। तो ये के जगह आ जाएगा q इंटू ई बाई एम। यहां के अंदर बच्चों हम a के स्थान पे लिखेंगे q इंटू ई बाई एम, ऐसे इंटू टी स्क्वायर। यही टी की वैल्यू हमें पता करना है।
मेरे प्यारे बच्चों यहां D इक्वल टू आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ Q बाई एम। अच्छा, जो E है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके जगह आप ये लिख सकते हो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हो जाएगा बच्चों E के स्थान पर Q डिवाइडेड बाई ये एप्सिलॉन नॉट, ऐसे आ गया, इनटू यहां के अंदर बच्चों आ जाएगा T का स्क्वायर, T का स्क्वायर। ठीक, यहां पर T स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2m ये एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, 2m ये एप्सिलॉन नॉट इंटू डी डिवाइडेड बाई Q इंटू कैपिटल Q। ये T स्क्वायर है तो T की वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर दिस, मैच कराइए। यहां पर बच्चों 2 तो इसी में दिखा 2d m एप्सिलॉन नॉट ये डिवाइडेड बाई स्मॉल q कैपिटल Q। ऑप्शन सी यहां के लिए करेक्ट चॉइस बन जाएगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर सवाल के लिए करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया बेटा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर बच्चों 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया व्हाट इज इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में बच्चों वोल्टेज क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज घटता है, लेकिन करंट की बात करें तो करंट बढ़ता है। ठीक है, पावर तो कभी नहीं बढ़ता, किसी भी ट्रांसफार्मर में पावर नहीं बढ़ता है, बहुत हद होगा, अगर आइडियल है तो वही पावर कॉपी हो जाएगा आउटपुट पर, अदरवाइज डिक्रीज करता है। फिलहाल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घटता है और करंट बढ़ता है, तो सही जवाब यहां के अंदर आ गया ऑप्शन बी। ठीक, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल आ गया क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है ये कॉइल हैविंग इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी कैरीज ए करंट। कोई कॉइल है बेटा, उसका इंडक्टेंस मींस यल दिया है और उसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, which is यूनिफॉर्मली वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर। करंट जो है उस कॉइल के अंदर, जो करंट यहां के अंदर चल रहा था 0 एम्पियर से बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 10 एम्पियर, 10 एम्पियर हो गया। कितना समय इसमें लिया गया, वो समय दिया 2 सेकंड का। कहा ईएमएफ जनरेटेड इन द कॉइल, कॉइल को एज इंडक्टर समझो, तो ऐसे केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा बेटा, वो ईएमएफ हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा। देखें V इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी, ऐसे लिखते हैं, बट यहां हम सिंपली डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी लिख देंगे, क्योंकि यहां डेल्टा के रूप में हमको दिया गया है। देखें एल की वैल्यू 0.5 है, डेल्टा आई करंट में होने वाला चेंज 0 से 10 हुआ, 10 माइनस 0 10 कर दिया, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कितने समय में 2 सेकंड में, तो यहां के अंदर बच्चों मैंने लिख दिया 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, आ गया 5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 2.5 क्या वोल्ट, 2.5 वोल्ट बच्चों यहां के लिए इसका आंसर होगा। यहां पर हमारा चॉइस होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी would be the correct choice for this particular question. Now let's enjoy question number next one. हमारा अगला सवाल बच्चों है यहां के अंदर क्वेश्चन नंबर 25। देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया एज पर दिस डायग्राम ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ओरिजिन पर बेटा यहां पे कोई चार्ज रखा है और इस चार्ज को कहा गया ये प्लस क्या है, प्लस क्यू। ये पॉइंट चार्ज प्लस स्मॉल क्यू रखा है ओरिजिन पे। वर्क डन इन टेकिंग ए पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट 0 ये है, टू अनदर पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट ये कॉमा 0 है, अलोंग स्ट्रेट लाइन ऐसे लाया गया है। कोई यहां के अंदर दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, यहां से इसको मूव करा के यहां पहुंचाया गया है। तो वर्क डन की वैल्यू बच्चों ऐसे केस में हमारे पास आ जाएगा चार्ज जिसको मूव करा रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल मींस पॉइंट बी का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल मींस पॉइंट ए का पोटेंशियल अदर चार्ज की वजह से।
जिसको मूव करा रहे हैं उसकी वजह से नहीं। तो इसके वजह से जितना पोटेंशियल यहां होगा कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर देखेंगे तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ये है, प्लस क्यू की वजह से जितना पोटेंशियल बी पर होगा उतना ये पर होगा। तो बी और ये का पोटेंशियल यहाँ सेम होगा, हियर वी ये इक्वल टू क्या हो गया बेटा वी बी, और इसलिए वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ वर्क डन की वैल्यू इस हिसाब से क्या आ जाएगा 0। इसका करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया ऑप्शन ये। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है एनर्जी एसोसिएटेड विथ मूविंग चार्ज इज ड्यू टू। मूविंग चार्ज, जब चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा उसके पास, मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, और यहां पर बच्चों मेजर रूप से इन्हीं दोनों फील्ड की वजह से एनर्जी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ सही हो गया, सी ऑप्शन परफेक्ट है। ग्रेविटेशनल फील्ड ओनली नहीं सर, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो एनर्जी होगा बहुत मामूली होगा, और वैसे भी ओनली लगा के दे दिया। तो करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है टाइम टेकन बाय एसी ऑफ 50 हर्ट्ज इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम वैल्यू। 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया जाएगा। सिंपली ग्राफिकली जरा सोचो बच्चों, मान लो यहां पर ये कोई हमारे पास एसी सिग्नल हो, ऐसे चल रहा है ये एसी सिग्नल ऐसे, 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो पूरे साइकिल में जितना टाइम लगा था उसका बाई 4 होगा। तो यहां के अंदर इनफैक्ट हमसे पूछा गया t/4 क्या होगा। ठीक है, यहां t/4 की वैल्यू पूछी गई है। t का मतलब यहां के अंदर बच्चों आ जाएगा 1/f, तो 1/4 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसे हो गया। टी के जगह पर 1 फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमको दिया है 200, माफ करेगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमको दिया गया है 50 हर्ट्ज। यहां के अंदर बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 इंटू 50, यहां पर आ गया 1/200 t/4 की वैल्यू। इसी टाइम को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, इतना सेकंड हो जाएगा। अब देखो ऊपर मैं लिख देता हूं जिस रूप में मुझे आंसर लाना है, तो ऊपर मैं कर देता हूं बेटा 1000 इंटू 10 की पावर -3 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 200। 1000 इंटू 10 की पावर -3, बैलेंस है 1 ही है। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। 5 इंटू 10 की पावर -3 मीन्स ऑप्शन करेक्ट हो गया बी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल ये अल्टरनेटिंग सिग्नल से है। हमसे यहां पर कहा गया है ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट द डिपेंडेंस ऑफ टू रिएक्टिव इम्पीडेंसेस x1 एंड x2 on the frequency of the alternating EMF applied individually to them. We can then say, हम अब क्या कह सकते हैं। देखो बेटा यहां पर देख के लग रहा जो x है x1 है ये हमारा फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ हाइपरबोलिक ढंग का लगभग गया हुआ है, ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा कैपेसिटर के केस में होता है। और इसको देखते हैं तो x2 के लिए हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन गया है। तो ये एक तरह से कैपेसिटर को डिनोट कर रहा है, और एक तरह से बेटा ये डिनोट कर रहा है इंडक्टर को। तो x1 इंडक्टर है नहीं, x1 रजिस्टर है नहीं, x1 कैपेसिटर है यस, एंड x2 इंडक्टर है यस। ऑप्शन सी यहां के लिए करेक्ट चॉइस हो गया। ठीक है बेटा, ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर बच्चों यहां 29, देखें सब लोग। कहा गया 25 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड
एक कोई सोलेनॉइड है बच्चों जिसकी लेंथ बताया गया है कि 25 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस बताया गया 2 सेंटीमीटर का है। ओके, हमसे कहा गया है कि 500 टोटल उसमें टर्न है, कैरीज करंट ऑफ 15 एम्पियर, सोलेनॉइड के बारे में जानकारी सब दे दिया। इट इज इक्विवेलेंट टू ए मैग्नेट ऑफ सेम साइज एंड मैग्नेटाइजेशन m, मैग्नेटाइजेशन m एज वेक्टर लिखा है और ब्रैकेट में लिखा मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये वही है जिसको मैंने सिंबल आई बना के आपको बताया था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको आई से दिया था मैंने। यहाँ m की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर m की वैल्यू पता करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, देखो सिंपली हमें बस इतना काम करना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैंने आई से पढ़ाते वक्त बताया था, उसको इन्होंने m से लिख दिया है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू बेटा हमारे पास हो जाएगा ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो सोलेनॉइड है उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा NIE, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम उसका जो भी हो। होपफुली ये लाइन समझ में आया होगा। यहां के अंदर नंबर ऑफ टर्न आपको दिया है, करंट 15 एम्पियर का फ्लो करा रहा है और यहां पर एरिया के बारे में तो नहीं दिया है, लेकिन यहां पर आपको उसका रेडियस मेंशन किया गया है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं जिस सोलेनॉइड की बात हो रही है बच्चों, इस सोलेनॉइड का लेंथ L है और एरिया ये है, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का एक प्रयास कर लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये हो गया NIE, वॉल्यूम के जगह पर आप लिख सकते हो ये इंटू L, ठीक है, वॉल्यूम के जगह पर बेटा आप यहां के अंदर लिख सकते हो ये इंटू L। तो आप एक चीज देखोगे कि यहाँ एरिया से ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया और यहां पर आ जाएगा NI डिवाइडेड बाई L। नंबर ऑफ टर्न आपको मेंशन किया गया है कि भैया ऐसा है, नंबर ऑफ टर्न जो यहाँ के अंदर है वो 500 है, 500। करंट की वैल्यू जो यहाँ फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड के टर्न में वो हमारे पास 15 एम्पियर का है और यहाँ लेंथ जो दिया है वायर का वो 25 सेंटीमीटर है, मीटर में बना के लिख दो 1/4 मीटर हो जाएगा। और इस तरह से बेटा जो हमारे पास आई आएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यहां के अंदर हो गया 2000 इंटू 15, 2000 इंटू 15 ये आ जाएगा 30, 1 2 3 जीरो और बढ़ा लीजिए, 30,000 यूनिट आ जाएगा एम्पियर पर मीटर, 30,000 एम्पियर पर मीटर। अगर ऑप्शन में मैं देखूं तो करेक्ट मैचिंग मुझे दिख रहा ऑप्शन सी, ठीक। करेक्ट चॉइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बेटा हमारे पास आ गया ऑप्शन सी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर of the path of the charge particle in uniform magnetic field is directly proportional to। बेटा मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर रास्ते पर चलता है तो उसके रेडियस के लिए इक्वेशन आप सबको याद होगा mv डिवाइडेड बाय क्या होता है qb। अगर यहां पर देखो तो mv रेडियस ऑफ कर्वेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी हो गया और m इंटू वी को हम लोग लिखते हैं लीनियर मोमेंटम। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेगा तो जो रेडियस डिस्क्राइब होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, चार्ज की वैल्यू फिक्स है, तो रेडियस जो डिस्क्राइब होगा वो बेटा लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल के रेडियस ऑफ कर्वेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला सवाल बेटा यहां के अंदर आ गया क्वेश्चन नंबर 31, पढ़ते हैं एक बार। कहा कि स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 10 एम्पियर इज बेंट इनटू सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक
मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रेट वायर जिसमें 10 एम्पियर का करंट जा रहा था उसको मोड़ करके सेमी सर्कल बना दिया गया ऐसे, तो सेमी सर्कल के अंदर भी वही करंट जा रहा होगा। यहां पर उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा, यहां मैंने क्लॉकवाइज दिखाया, इनवर्ड होगा बी। बी की वैल्यू सेमी सर्कुलर लूप या कॉइल के लिए म्यू नॉट एन, एन के जगह पर 1 हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न कुछ ऐसा स्पेशल दिया नहीं है। आई डिवाइडेड बाई 4r क्योंकि सेमी सर्किल है। म्यू के जगह पर बच्चों हमारे म्यू नॉट के जगह पर हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ऐसे आ गया। करंट जो यहाँ फ्लो हो रहा है सवाल के अंदर वो 10 एम्पियर, दिस इज 10, 4 टाइम्स ऑफ आर। रेडियस जो यहाँ का बनाया गया है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, 4 4 कैंसिल और यहां पर 5 2 जा 10, यहां पर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7 प्लस 2, 10 की पावर यहां के अंदर आ जाएगा -5। तो कुछ इस तरह से आ गया और एक चीज बच रहा है, दिस इज पाई। पाई की वैल्यू 3.14 रख लेते हैं, आ जाएगा 6.18, माफ करेगा 6.28 इंटू 10 की पावर -5, दिस मच टेस्ला। यहां पर करेक्ट चॉइस मैच जो यहां पर कर रहा है वो हो गया ऑप्शन सी, दिस मच टेस्ला, यानी कि ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो गया ऑप्शन सी। ओके बच्चों, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल, अगला सवाल यहां के अंदर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। कहा कि चार्ज पार्टिकल मूव विथ वेलोसिटी v इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पार्टिकल, ऑप्शन में कहा है ऑलवेज जीरो होगा, करा कभी जीरो नहीं होगा। यहां पर जीरो इफ बी एंड वी आर परपेंडिकुलर, जीरो इफ बी एंड वी आर पैरेलल। मेरे प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करे और उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू जीरो लगे, ऑप्शन के हिसाब से हमें ऐसा सोचना है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलांग चले, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट चले, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अलांग यानी 0 डिग्री पर, अपोजिट मतलब 180 डिग्री पर, ऐसे केस में जो फोर्स लगता है क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 रख लीजिए, माफ करिएगा थीटा की वैल्यू 0 रख लीजिए या 180 रख लीजिए, फोर्स की वैल्यू क्या आएगी 0। तो ऑलवेज 0 ये कहना गलत होगा, नेवर 0 ये भी कहना गलत होगा, 0 इफ बी एंड वी आर परपेंडिकुलर तब तो मैक्सिमम हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। 0 इफ बी एंड वी आर पैरेलल, ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, ऑप्शन डी यहां के लिए चारों ऑप्शन में बेस्ट है, हम लोग यहां ऑप्शन डी को प्रीफर करेंगे। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन यहां पे आ गया, क्वेश्चन नंबर बच्चों 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ मीन रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हैविंग 4000 टर्न्स इज रोटेटेड एट रेट ऑफ 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट। कहा गया है इन दी मैग्नेटिक फील्ड बी जो कि 0.5 गॉस के बराबर है, मैक्सिमम ईएमएफ यहां कितना इंड्यूस होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी कॉइल को सर्कुलर हो या जैसा भी हो, मैग्नेटिक फील्ड किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेट कराते हैं किसी एक्सिस के अबाउट, डायमीटर के अबाउट रोटेट किया जा रहा है। यहां पर बच्चों कहा गया सर्कुलर कॉइल ऑफ मीन रेडियस दिस मच and having 4000 turns rotated in the rate of revolution per minute magnetic field maximum induced EMF। मेरे प्यारे बच्चों, जो induced EMF ऐसे केस में आता है उसकी वैल्यू आ जाती है एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, लगभग ऐसा कोई आता है। यहां मैक्सिमम से मतलब है, मैक्सिमम का मतलब एम्पलीट्यूड,
मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ जो यहाँ के अंदर डेवलप होगा बेटा होगा एन बी ए ओमेगा। देखो एन के जगह पर सवाल ने दिया है 4000, बी के जगह पर बच्चों उन्होंने दिया है बी 0.5, गॉस को टेस्ला में बदल लो, इंटू 10 की पावर -4 कर लिया। एरिया एरिया जो होगा क्योंकि सर्कुलर है पाई आर स्क्वायर, तो यहां के अंदर बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो 7 का 7 इंटू 10 की पावर -2 दिस मच का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां के अंदर बच्चों एक चीज बचा ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू ये देखिए 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो कितना रिवॉल्यूशन पर सेकंड होगा, यहां पर 1800/60 कर लीजिए। ठीक है बच्चों, यहां के अंदर ये आ जाएगा 30 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई एफ। ठीक है बच्चों, ओमेगा के जगह पर हम लोग लिखेंगे 2 पाई एफ और एफ के जगह पर लिख दिया 30। ये पूरा डेटा सब कुछ सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो आंसर जो आपको बेटा ई मैक्स के लिए मिलेगा वो लगभग 0.58 वोल्ट के अप्रॉक्सिमेट मिलेगा। ठीक है, इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला जो सवाल है वो बेटा यहां के अंदर है, कहा एलसीआर सर्किट में रेजिस्टेंस 10 ओम है और इंपीडेंस यहां के अंदर 10 ओम है। जो रेजिस्टेंस है वही इंपीडेंस है। मेरे प्यारे बच्चों एलसीआर सर्किट में अगर इंपीडेंस देखिए, यहाँ एलसीआर सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस बताया गया 10 ओम है और इंपीडेंस भी 10 ओम है, मतलब इंपीडेंस इक्वल टू आर है। ये इशारा कर रहा है रेजोनेंस के केस की तरफ। इसका मतलब उस सर्किट के अंदर रेजोनेंस हो रहा होगा, और अगर रेजोनेंस हो रहा होगा तो पूछा गया फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। मान के चलेंगे रिजल्टेंट करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस पूछा गया होगा। तो अगर यहां पर फेज डिफरेंस बच्चों पूछा गया है और हमारा एलसीआर सर्किट रेजोनेंस में है, तो इन दोनों के बीच में जो फेज का डिफरेंस होगा वो 0 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन यहां के अंदर हो गया ये। ठीक है, ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी enters into magnetic field perpendicular to it, then यहां पर बच्चों हमें ऑप्शन में पाथ के बारे में बताना है, कौन सा लेस कर्व है, कौन सा ज्यादा कर्व है, ऐसा कुछ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। आर की वैल्यू बच्चों हमारे पास जो यहां के अंदर आता है, इस आर का कनेक्शन हमें काइनेटिक एनर्जी से करना है। जैसा कि कहा सबकी काइनेटिक एनर्जी बराबर है। काइनेटिक एनर्जी बच्चों यहां के लिए हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2m के डिवाइडेड बाई, इसको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए सेम मैग्नेटिक फील्ड, सेम काइनेटिक एनर्जी, ये सभी के फार्मूले में आना है। तो रेडियस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाई क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाई क्यू। और इस तरह से बच्चों रेडियस की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट के अंदर m बाई क्यू। तो ध्यान दीजिए, दो चीजों का नाम लिया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों का चार्ज बेटा सेम होगा, तो चार्ज भी सेम हो गया, ये भी हटा देते हैं। ऐसे केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट के अंदर m। अब देखो हमें पता है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है, कहीं ज्यादा होता है। तो यहां के अंदर बच्चों
जो प्रोटॉन के द्वारा डिस्क्राइब रेडियस किया जाएगा वो इलेक्ट्रॉन के रेडियस की तुलना में काफी ज्यादा होगा। अब जिसका रेडियस ज्यादा होगा वो लेस कर्व कहलाएगा। ध्यान से सुनिए, एक कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे मुड़ा, एक और ज्यादा मुड़ा, तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना कम होगा उसको उतना ज्यादा कर्व कहेंगे। जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों कम होगा, ज्यादा होगा, उसको लेस कर्व कहेंगे। तो इसका मतलब प्रोटॉन लेस कर्व होगा, प्रोटॉन का पाथ एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा सेंटेंस फंसा के दिया गया है, लेस कर्व मोर कर्व। लेस कर्व का मतलब ये हुआ कि जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा हो। मान लो कोई चीज सीधे निकल गया हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है और वो तो कर्व ही नहीं है। लेस कर्व का मतलब जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा हो। मोर कर्व का मतलब जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो। तो प्रोटॉन का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, इसका मतलब वो लेस कर्व है। तो ऑप्शन बी यहां के लिए करेक्ट हो गया। सही चॉइस यहां के लिए आ गया ऑप्शन बी। ओके बच्चों, ओके बेटा। अब अगला सेक्शन बी का जो सवाल है वो मैं कल अगले वीडियो में आपको भेजूंगा, तब तक इसकी स्टडी करिए। ओके बच्चों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बेटा।